हेलो एवरीवन, आज है 13 दिसंबर 2022 और आज ज़्यादा कुछ न्यूज़ था नहीं। मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स लेकर आया हूँ। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बताऊँगा और बेसिकली न्यूज़ का पूरा ऑपरेशन कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस न्यूज़ में पहले क्या है कि रिटेल इन्फ्लेशंस के बारे में का डेटा आया है। और वो बोल रहा है कि आरबीआई ने के अकॉर्डिंग रिटेल इन्फ्लेशन जो है इज़ बिलो 6%, दैट इज़ अराउंड 5.88% आया है। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन। तो पहले रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हाट इज़ रिटेल इन्फ्लेशन। तो आरबीआई जो है दो तरह का इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई। इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का तरीका है, दो तरह का इंडेक्स है हमारे पास, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। तो सीपीआई को ही आरबीआई यूज़ किया जाता है टू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रिटेल इन्फ्लेशन। इनका डिफरेंस पहले आप जान लो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, बहुत एसेंशियल है। तो सीपीआई जो है ये इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों लिया जाता है, गुड्स प्लस सर्विसेज। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ गुड्स लिया जाता है, देयर इज नो सर्विसेज, ठीक। सेकंड डिफरेंस है कि इसको पब्लिश कौन करता है, ऑफिस ऑफ सीपीआई को बेसिकली सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। और डब्ल्यूपीआई को कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मतलब ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजर, ये डब्ल्यूपीआई को पब्लिश करता है। इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फोकस रहता है बेसिकली गुड्स जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करता है, विच कंज्यूमर कंज्यूम्स, हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज विच कंज्यूमर कंज्यूम्स। और डब्ल्यूपीआई में क्या होता है, गुड्स जो कि ट्रेड किया जाता है बिटवीन होलसेलर्स, हाँ, नॉट कंज्यूम्ड। होलसेलर्स जो है जो ट्रेड करता है जो गुड्स पे, उसे हम लोग उससे डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट करते हैं। सीपीआई जो बेसिकली रूरल और अर्बन के लिए जो गुड्स है वो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज लिया जाता है। रूरल में 448 गुड्स एंड सर्विसेज लिया जाता है, अर्बन में 460 गुड्स एंड सर्विसेज। उसी तरह होलसेल प्राइस इंडेक्स में 697 गुड्स एंड सर्विसेज लिया जाता है। इसमें बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग तीन कंपोनेंट में रहता है, मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी आर्टिकल्स, हाँ, और तीसरा हो गया फ्यूल एंड पावर, ठीक। इन तीन कैटेगरीज में रहता है। तो हम लोग बोल रहे हैं ये गुड्स लिया जाता है, इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो सीपीआई बेसिकली जो है, जैसे कुछ बास्केट्स ऑफ गुड्स, जैसे ये 448 गुड्स हो गए एंड 460 गुड्स, ये बास्केट ऑफ गुड्स ले लेते हैं, ठीक है। गुड्स ले लिए और उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो उससे मार्केट वैल्यू पता चल गया। प्राइस अभी जो राइट नाउ है 2022, हाँ, कंपेयर टू बेस ईयर सेम गुड्स, बास्केट ऑफ गुड्स ले लेते हैं और प्राइस जो है बेस ईयर का लेते हैं। बेस ईयर मतलब सीपीआई का बेस ईयर क्या है, 2012। डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर क्या है, 2011-12। ये 11-12 इसलिए क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है, मार्च से मार्च। और ये एक सिर्फ 2012 क्यों लिखे, बिकॉज दिस इज कैलेंडर ईयर। तो सीपीआई कैलेंडर ईयर में होता है, डब्ल्यूपीआई जो है फाइनेंशियल ईयर में लिया जाता है। तो बास्केट ऑफ गुड्स इनटू प्राइस ऑफ गुड्स, मतलब कि जैसे कि सोप खरीद, साबुन हो गया, शूज हो गया, तो साबुन इनटू प्राइस ऑफ साबुन जो 2022 में है, शूज इनटू प्राइस ऑफ शूज जो 2022 में है। सो दिस, इस तरह से सारे बास्केट ऑफ गुड्स का कैलकुलेट करके ऐड करके सबमिशन निकाल लिया जाता है। कंपेयर करते हैं 2012 जो बेस ईयर प्राइस है उससे, हाँ, इनटू 100, तो ये देता है एक इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसी तरह होलसेल वाला के लिए ये सारे गुड्स का लेंगे तो दैट विल गिव डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो कंसेप्ट समझ गए क्या, सीपीआई कैसे कैलकुलेट होता है, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स टुडे डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स इन द टेकिंग द प्राइस ऑफ द बेस ईयर इनटू 100, दैट विल गिव द इंडेक्स। अब ये जो सीपीआई आया ये 2022 का आया, हाँ, इसको अब हम लोग कंपेयर करेंगे 2021, जैसे अक्टूबर हर महीने आता है, सीपीआई इज रिलीज मंथली, दिस इज ऑल्सो रिलीज मंथली, हाँ, मंथली एंड फोर्टनाइटली एज वेल, मंथली एंड वीकली, सॉरी, मंथली और वीकली डब्ल्यूपीआई, और ये मंथली रिलीज होता है सीपीआई, ठीक है। सीपीआई जो है अब मंथली जो है, जैसे अक्टूबर मंथ का अभी डेटा आया, अक्टूबर का सीपीआई आया, तो इस तरह से हम लोग सीपीआई फॉर 2022 कैलकुलेट कर लिए इस फॉर्मूला से। कंपेयर करेंगे अब सीपीआई का 2021 का, ये अक्टूबर मंथ का, अक्टूबर 22, ये अक्टूबर 21 का, ठीक है। चेंज इससे निकालेंगे, दिस माइनस दिस डिवाइड बाय ओरिजिनल सीपीआई 21 इंटू 100, तो इससे जो है दिस विल गिव एक्चुअली ये वाला रेट,
ये जो रेट का बात कर रहे हैं। पहले हम लोग इंडेक्स निकालते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन का इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस फॉर्मूला से, इंटू बेस ईयर डिवाइड बाई बेस ईयर इंटू 100 से। उसके बाद हम लोग लास्ट मंथ टू मंथ या ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं। हाँ मतलब ईयर, पिछले साल इसी मंथ में, हाँ मंथ में कंपेयर करते हैं और देखते हैं, तो दैट गिव्स द ग्रोथ रेट। हाँ तो अभी राइट नाउ इट हैज डिक्रीज टू 6%, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है दैट हैज डिक्रीज टू बिलो 6%। अगर हम लोग बेस ईयर से कंपेयर करें, इनटू 100 करें, तो दैट इज लेस देन 6%। तो इन्फ्लेशन घट रहा है बढ़ रहा है, ये हमें इस तरह से पता चलता है ईयर ऑन ईयर, क्या लास्ट टाइम क्या था, इस बार क्या है। ठीक है, तो ये जो है 6%, जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है, दैट सेज कि 4 ± 2% होना चाहिए इन्फ्लेशन रेट, दैट इज 2 से लेकर के 6% के बीच में, ये दिस इज अ थ्रेशोल्ड। पर 6% जो है लास्ट 3 क्वार्टर्स में क्रॉस कर रहा था, मतलब इन्फ्लेशन काफी ज्यादा चल रहा था। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि अपर टॉलरेंस बैंड से कम है, दैट इज 6% से कम हुआ इन्फ्लेशन इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, 2022 का बात करें तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि 6% से कम गया है। दैट इज एक्चुअली 5.88% आया है इस बार का सीपीआई। हाँ, अक्टूबर का बात करें, अक्टूबर 22 का बात करें तो इन्फ्लेशन रेट हुआ 6.77, और नवंबर इस जो है दैट हैज कम टू 5.88। ठीक है, तो सॉरी ये नवंबर मंथ का था, नवंबर के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। हाँ, तो नवंबर का आया है 5.88 एंड अक्टूबर का है 6.77 था, तो इन्फ्लेशन रेट जो है, रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो घट गया है। तो फिर भी एक क्वेश्चन आता है कि आरबीआई फिर भी रेपो रेट क्यों इंक्रीज कर रहा है, व्हाई इज आरबीआई कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग द रेपो रेट। तो ये जो सीपीआई जो रिड्यूस हुआ है 6.77 से 5.88 तक, दैट इज बिलो 6% हो गया फर्स्ट टाइम इन दिस फाइनेंशियल ईयर, ये बेसिकली हुआ है बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द फूड प्राइसेस। हाँ, खाने पीने का चीज का जो प्राइस है वो कम हो गया है इसलिए, राइट, दैट इज द रीजन, फूड प्राइसेस का कम होने से। कैसे हमें पता चला फूड प्राइसेस कम होगा, क्योंकि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है, हाँ कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स को देखे तो अक्टूबर मंथ में कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स था 7.01%, और नवंबर में ये घट के हो गया है 4.67%। हाँ, तो इन्फ्लेशन घट गया, फूड प्राइस घट गया, इसलिए इन्फ्लेशन घटा है, तो फिर ये सीपीआई भी लेस देन 6% हो गया। लेकिन फिर भी आरबीआई जो है लास्ट वेडनेसडे को 35 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को बढ़ाया। हाँ, राइट नाउ रेपो रेट कितना है, 6.25%, मतलब 5.90% था रेपो रेट, अब 6.25% हो गया है, 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया। फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट फरवरी में फिर से 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएगा एंड इट विल बिकम 6.50% रेपो रेट हो जाएगा। तो आरबीआई क्यों बढ़ा रहा है, बिकॉज ये फूड प्राइस के वजह से घट रहा है इन्फ्लेशन, बट द कोर इन्फ्लेशन का अगर बात करें तो दैट इज स्टिल ग्रेटर देन 6%। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है पूछेंगे, कोर इन्फ्लेशन इज बेसिकली जो भी कंज्यूमर सीपीआई में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज लिया जाता है, उससे अगर हम लोग फूड और फ्यूल को हटा दें, हाँ, तो रेस्ट जो बचेगा गुड्स एंड सर्विसेज, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कोर इन्फ्लेशन। तो फूड का प्राइस तो घटा है, पर ये जो नेक्स्ट और सारे बचे हैं और ऑल द गुड्स माइनस फूड एंड फ्यूल, उसका एक्चुअली वो इन्फ्लेशन रेट इज मोर देन 6%, 6% से ज्यादा है, इसलिए इट इज नेसेसरी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में अभी भी करना है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ द फूड दैट द रिटेल इन्फ्लेशन हैज डिक्लाइन लेस देन 6%, बट स्टिल द कोर इन्फ्लेशन विच इज एक्चुअली a cause of contention, which is actually a thing to debate about and a thing to control, हाँ, इसलिए आरबीआई इज स्टिल ट्राइंग टू इंक्रीज द रेपो रेट, ताकि रेपो रेट बढ़ेगा तो इससे क्रेडिट ग्रोथ कम होगा, ग्रोथ कम होगा तो और डिपॉजिट ज़्यादा होंगे, तो फिर आरबीआई लोगों के पास पैसे कम रहेंगे खर्च करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा, डिमांड कम होने से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। और एक और चीज इसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट को भी बहुत बोल सकते हैं, क्रेडिट दे सकते हैं, गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप्रोप्रिएट मेजर्स लिया था ताकि फूड इन्फ्लेशन क्यों कम हो गया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे कि बैन कर दिया गया था वीट के एक्सपोर्ट को, कब, सितंबर से वीट का एक्सपोर्ट को बैन कर दिया गया था। फिर नॉन बासमती राइस, हाँ रॉ राइस, ये सारे चीज को बैन कर दिया था ताकि ये सारे फूड जो है बाहर एक्सपोर्ट ना हो, हमारे डोमेस्टिक कंट्री में रहे, ताकि सप्लाई इसका घटे नहीं, क्योंकि सप्लाई अगर घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इन बहुत सारे ट्रेड रिलेटेड, फिर जैसे स्टील के ऊपर है उसके ड्यूटी कम कर दिया गया था, इससे इस कारण से जो है
जो हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस है वो कंट्रोल में रहा, सो गवर्नमेंट विल बी गिवन द क्रेडिट, जिसके कारण कि फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह सका था। लेकिन जैसे हमने देखा, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन जो है अभी भी ज़्यादा है। हाँ, विच व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन, जो भी सीपीआई कैलकुलेट होते हैं माइनस फूड एंड फ्यूल, दैट गिव्स द कोर इन्फ्लेशन। बिकॉज कोर इन्फ्लेशन इज मोर, सो आरबीआई को रेट बढ़ाना पड़ेगा। सो दिस इज द कंसेप्ट इन्वॉल्व इन दिस। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दैट इज द इंडस्ट्री रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन बाय 4%। मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है अराउंड 4% से डिक्लाइन हुआ, मतलब -4%, मतलब डिप किया, नीचे गया। ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें, दैट इज अक्टूबर 22 से लास्ट ईयर का बात करें, ईयर ऑन ईयर अक्टूबर 21 का, तो दैट इज हैज डिक्लाइन टू बाई 4%। और मंथ ऑन मंथ का अगर हम बात करें, मंथ लास्ट मंथ से, तो फिर इट हैज डिक्लाइन बाई -3.3%, मतलब अक्टूबर का सितंबर से। तो ये डिक्लाइन क्यों हुआ है, वाई, हमें देखना चाहिए कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्यों डिक्लाइन हुआ। तो पहले तो जान लेते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है क्या। इसका बेस ईयर बेसिकली होता है, जैसे सीपीआई कैलकुलेट करते हैं उसी तरह ये इसको भी कैलकुलेट करते हैं। बेस ईयर इसका है फाइनेंशियल ईयर 2011-12, ठीक है। इसको इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली जो है शॉर्ट टर्म चेंज दिखाता है वॉल्यूम ऑफ गुड्स। हाँ, जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बास्केट्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को लिया जाता है, उसका वॉल्यूम में कितना प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है वो देखा जाता है, गिवन विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर। मतलब इस मंथ में कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हुआ, कंपेयर टू, इनटू प्राइस कर देते हैं, कंपेयर टू द बेस ईयर प्राइस, हाँ, इनटू द वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ठीक है। तो इस तरह से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंपेयर टू द बेस ईयर, सॉरी नॉट प्राइस, कंपेयर टू द बेस ईयर वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, ठीक। तो फिर इस तरह से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखते हैं। तो बेसिकली इट मेजर्स द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ अ गिवन बास्केट्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर विद रिस्पेक्ट टू द बेस पीरियड। इसे पब्लिश कौन करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस प्रोड्यूस करता है, दैट इज अगेन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्यों हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो बेसिकली एडवांस एस्टिमेट हमें दे देता है। इसे कैलकुलेट करते रहने से एडवांस एस्टिमेट हमें पता चल जाता है कि हमारा जीडीपी का क्या रहने वाला है। सो बहुत सारे गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज इसे यूज़ करता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एडवांस एस्टिमेट्स। और इसे दो कैटेगरीज में बेसिकली ब्रॉड सेक्टर में डिवाइड किया गया है, ब्रॉड सेक्टर्स और यूज बेस्ड सेक्टर्स। ब्रॉड सेक्टर्स में तीन आता है, दैट इज माइनिंग, हाँ, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। यूज बेस्ड में बेसिकली आ गया बेसिक गुड्स हो गए, बेसिक गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, और इंटरमीडिएट गुड्स। हाँ, तो ये हो गया यूज बेस्ड क्लासिफाइड एंड ब्रॉड बेस्ड क्लासिफाइड। इसमें फिर जो कोर सेक्टर्स है, जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स का हम बात कर रहे हैं, इसमें कोर सेक्टर्स का, कोर इंडस्ट्रीज का जो है अराउंड 40% गुड्स जो है कोर इंडस्ट्रीज से आता है। ये वॉल्यूम ऑफ गुड्स का जो हम बात कर रहे हैं, इसमें जो 40% ऑफ द गुड्स है, हाँ, अगर दिस इज 100%, तो इसमें 40% जो गुड्स है वो कोर इंडस्ट्रीज से आता है। कोर इंडस्ट्रीज कौन सा है, देयर आर 8 कोर सेक्टर्स, रिमेंबर 8 कोर सेक्टर्स है। 8 कोर सेक्टर्स क्या क्या है, तो रैंक वाइज मैं बता देता हूँ। पहला में आता है, जिसको सबसे ज़्यादा वेट मिलता है, वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। हाँ, सेकंड में है इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड में क्या आता है, स्टील। थर्ड में स्टील है। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में कोल है। फिफ्थ में इज क्रूड ऑयल। हाँ, सिक्स्थ में इज नेचुरल गैस। सेवेंथ में इज सीमेंट, एंड एट में इज फर्टिलाइजर। तो दिस इज हाउ इट इज। तो कोर सेक्टर CORE है ना, चार तो इसी में आ जाता है, जैसे C हो गया कोल, हाँ, CO से कोल हो गया, हाँ, O से हो गया ऑयल, क्रूड ऑयल, R से हो गया रिफाइनरी, E से हो गया इलेक्ट्रिसिटी। चार तो इसी में छुप गया है, नेक्स्ट चार आपको बस याद रखना है, दैट इज नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, राइट, एंड स्टील। तो दीज आर द कोर सेक्टर्स में ये 40% गुड्स जो है 4 कोर सेक्टर से आता है, 8 कोर सेक्टर्स जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को फॉर्म करता है।
तो ये जो है बेसिकली डिक्लाइन हुआ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्यों डिक्लाइन हुआ? तो पक्का डिक्लाइन हुआ मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स जो मैन्युफैक्चर किया गया ये घटा होगा। तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हाँ, क्योंकि हमने बात किया ब्रॉड बेस्ड में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी नहीं इफेक्ट ज़्यादा हुआ, बट मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा इफेक्ट हुआ, इसलिए ये डिक्लाइन हुआ। और सेकेंड रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ कोर्स सबड्यूज, मतलब कि जो सबड्यूड ग्रोथ हुआ माइनिंग और पावर जनरेशन में। यही ब्रॉड सेक्टर्स तो ये है ना, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हो गया पावर, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग। इन तीन चीज़ों में कम होने के कारण जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घट गया। अब आप पूछोगे कि अक्टूबर ईयर ऑन ईयर ये देखा जा रहा है कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो -4% है, मतलब घट गया 4%। लास्ट ईयर अक्टूबर 21 से कंपेयर करें इस बार अक्टूबर 2022 से, तो इट हैज़ 22 में घट गया। क्यों घटा? इसलिए घटा क्योंकि लास्ट इस बार जो अक्टूबर में था वो फेस्टिव सीजन था, है ना। फेस्टिव सीजन जैसे कि दिवाली आ गया, हाँ दिवाली, दशहरा इस बार अक्टूबर मंथ में था। लास्ट ईयर अगर आप देखो तो दिवाली जो है वो नवंबर मंथ में था। हाँ, तो जब फेस्टिव सीजन होता है तो डिमांड लोगों का बढ़ता है, दैट्स राइट, इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। बट फेस्टिव सीजन में सारे जो वर्कर्स होते हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली दैट अफेक्ट्स द प्रोडक्शन। इसलिए इस साल अगर हम लोग का लास्ट ईयर जो ज़्यादा हुआ है लास्ट ईयर, राइट, इस ईयर कम हुआ है, प्रोडक्शन कम हुआ क्योंकि फेस्टिव सीजन है। फेस्टिव सीजन है तो फिर लेबर्स रहते नहीं है, रॉ मटेरियल मिलता नहीं है, तो फिर प्रोडक्शन कम होता है। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होगा, तो कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर ज़्यादा था, इस साल कम है, तो डिवाइड करेंगे ज़्यादा से कम को, हाँ, तो फिर ऑब्वियसली कम आएगा ना फ्रैक्शन। तो दैट इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच ये डिक्लाइन हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी खराब परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज दिस ईयर इट वाज फेस्टिव सीजन, तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग जिसमें लेबर का ज़्यादा यूज होता है एंड फेस्टिव सीजन में लेबर अवेलेबल नहीं होते हैं, दैट इज द रीजन कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घट गया। तो ये पैटर्न है, ऐसा चलता रहता है। तो दिस इज नथिंग मच कि हाँ इससे हम इकोनॉमी के बारे में बहुत कुछ जज कर सकते हैं, दैट इज नॉट सो। तो जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द कंसेप्ट कि हाँ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स लिया जाता है जो बेस ईयर से कंपेयर करते हैं 2011-12 फाइनेंशियल ईयर, इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन दे पब्लिश करता है बाय एंड पब्लिश बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसे जो डेटा जनरेट करता है। इसमें ब्रॉड क्लासिफिकेशन है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें 8 कोर सेक्टर्स के का कंट्रीब्यूशन अराउंड 40% ऑफ द गुड्स होता है। 8 कोर सेक्टर्स में कोर वर्ड में ही आ जाता है कोल, ऑयल, रिफाइनरी एंड इलेक्ट्रिसिटी, और बाद बाकी बचा स्टील, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। हाँ, और जो डिक्लाइन हो रहा है तो ऑब्वियसली या तो मैन्युफैक्चरिंग, या तो माइनिंग, या तो पावर सेक्टर में, या इलेक्ट्रिसिटी मतलब में डिक्लाइन हो रहा होगा, तभी डिक्लाइन हुआ है। और जो फंडामेंटल फैक्टर्स है कि इस साल अक्टूबर से कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर अक्टूबर से, तो डिक्लाइन हुआ ऑब्वियसली। इस साल फेस्टिव सीजन था तो डिक्लाइन होना ही है मैन्युफैक्चरिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नेक्स्ट चलते हैं टॉप 5 स्टील कंपनीज, फ्यू अदर्स सिलेक्टेड अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। तो स्टील इज एक्चुअली ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट्स अ लॉट। हाँ, स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। हाँ, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। हाँ, स्टील का जो टॉप मोस्ट कंपनी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है टाटा। हाँ, टाटा है बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज है, जैसे टाटा हो गया, जिंदल स्टील हो गया, JSW स्टील बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद JSPL है, फिर JSPL है, उसके बाद आर्सलर मित्तल एंड निपॉन है, हाँ, AMNS, निपॉन स्टील, उसके बाद सेल है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट है ये 5 जो टॉप स्टील प्रोड्यूसर्स है, हाँ, इसको जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के लिए गवर्नमेंट ने एलिजिबल कर दिया है कि दे विल बी गिवन सब्सिडीज एक तरह से, हाँ, कुछ इंसेंटिव्स मिलतेगा। टाटा स्टील, JSW, JSPL, AMNS, सेल को सिलेक्ट किया गया है। तो टोटल 79 एप्लीकेंट आए थे, जिसमें कि गवर्नमेंट ने अराउंड 67 एप्लीकेंट को सिलेक्ट किया है, जिसमें कि टॉप 5 अभी इन 5 को हरा झंडा मिल गया है कि दे आर अंडर द PLI स्कीम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। तो PLI स्कीम है क्या, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है क्या? इसमें क्या होता है कि कंपनीज को ना इंसेंटिव मिलता है। हाँ, इंसेंटिव मिलता है, जैसे कुछ सब्सिडी मिल गया, या फिर टैक्स रेट कम हो गया। हाँ, तो जो भी सेल होगा, जितना एक्सेस इंक्रीमेंटल सेल होगा, हाँ, सेल ऑफ द प्रोडक्ट जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है डोमेस्टिक कंट्री में,
हाँ, तो फिर उसके ऊपर कुछ इंसेंटिव्स मिलता है। इसमें जो है फॉरेन कंपनीज को भी इनवाइट किया जाता है कि ताकि वो अपने फॉरेन कंट्रीज के कंपनीज इंडिया में आकर के अपना फैक्ट्री सेटअप करे। हाँ, तो उसके लिए और उसे फिर इंसेंटिव मिलेगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के थ्रू। हाँ, इससे क्या होगा कि लोकल कंपनीज जो है वो इनकरेज होंगे। हाँ, वो एक्सपैंड करेंगे, एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है इंडिया में वो एक्सपैंड करेगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और इससे फिर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स अर्निंग ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो जीडीपी ज़्यादा होगा। राइट। तो ये स्टार्ट किया गया था बेसिकली इन अप्रैल, लॉन्च किया गया था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अप्रैल 2020 में। हाँ, पर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए, पर धीरे धीरे इसे 10 सेक्टर्स में एक्सपैंड कर दिया गया। 10 सेक्टर्स कौन कौन सा है? एडवांस केमिस्ट्री है। हाँ, एडवांस केमिस्ट्री हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स तो था ही, इस स्टार्ट ही किया था इलेक्ट्रॉनिक्स से। उसके बाद हो गया ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल है, फिर फार्मास्यूटिकल है। राइट। फिफ्थ हो गया टेलीकॉम में एक दिया है। उसके बाद टेलीकॉम टी से टेक्सटाइल हो गया। हाँ, टेक्सटाइल को दिया है। फिर हाँ, फूड को कैसे भूल सकते हैं, फूड प्रोडक्ट्स है। एट हो गया हाई एफिशिएंट सोलर फोटोवोल्टाइक। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी आ गया। उसके बाद सिक्स हो गया वाइट गुड्स। वाइट गुड्स जैसे कि वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज वगैरह वगैरह। हाँ, और 10 हो गया स्पेशलिटी स्टील्स, जैसे कि स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टीएमटी बास वगैरह। तो ये जो 10 है, 10 सेक्टर्स को एक्सटेंड कर दिया गया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। सो आज ज़्यादा कुछ न्यूज़ था नहीं बताने को, तो थोड़ा सा था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आई विल बी अगेन कैचिंग अप यू टुमारो। थैंक यू सो मच।